अच्छा क्लास, अब हम देखने जा रहे हैं एक एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था लास्ट क्लासेस में, कौसाई कॉन्ट्रैक्ट का। और ये भी टू सर्टेन एक्सटेंट आपके मिड टर्म के लिए रेलेवेंट था। तो काफ़ी पिछली 2 क्लासेस हम चाह रहे थे इसको डिस्कस कर लें, मगर ये रह गया था। तो आज हम फाइनली इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आइए इसको देखते हैं, और ये आपके बुक के चैप्टर नंबर 10 से डील करता है। तो आइए। अच्छा जी, इसके अंदर ये है कि जिस तरीके से हमने देखा था, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो जिसके अंदर एग्रीमेंट हो और इन्फोर्सेबिलिटी हो, और एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस और कंसिडरेशन हो। और हमने देखा कि वैलिड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई 10 बातें थी, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, वगैरह वगैरह। मगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट जिसको हम कह सकते हैं कि इनके अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं पाई जाती, यानी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं पाए जाते। मगर लॉ ये कहता है ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एंड इक्विटी कि इसको आप क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करोगे, यानी कि इम्पोज बाय लॉ होते हैं। लॉ खुद इनके लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि इनको आपने मानना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। बाय डिफॉल्ट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन लॉ ये कहता है कि आपको मानना पड़ेगा ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए इनको कौसाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। यानी आसान जबान में हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वो होते हैं जो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये होते नहीं है, मगर ये खुद ब खुद कहे जाते हैं, बन जाते हैं। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। अ कौसाई कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, जिसको कानून कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। In the absence of any agreement between the parties, a quasi contract is not an actual contract. Actual में हकीकत में contract नहीं होता, but it's a legal substitute formed to impose equity between the parties, यानी on account of equity justice law ये कहता है, इसको हम मानेंगे। The concept of quasi contract is that of a contract that should have been formed even though in actually it was not. The other name of the quasi contract is constructive contract। यानी एक मार्क का MCQ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि quasi contract का दूसरा नाम क्या था, कहेंगे constructive contract। ये भी 3-4 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कौसाई कॉन्ट्रैक्ट। तो आप क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और इसकी टाइप्स के बारे में बताएंगे जो 5 किस्म की होती हैं। अच्छा जी, तो पहली इसकी जो टाइप हमें पढ़ाई गई है, जो किताब में बताई गई है, वो ये है कि सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, और दूसरी पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, तीसरी पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट्स, और चौथी फाइंडर ऑफ गुड्स, और पांचवी पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। मजे की बात यह है कि अब तक हम सप्लाई ऑफ नेसेसरीज पीछे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में पढ़ चुके हैं, और माइनर के केस में और अनसाउंड के केस में अगर आपको रिकॉल हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा तो अभी हम जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरा हम पर्सन फाइंडर ऑफ गुड्स नहीं, पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन पढ़ चुके हैं फ्री कंसेंट के टॉपिक में, या जब हमने देखा था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तब भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको क्विक रिकॉल कर देंगे। 5 किस्म के होते हैं। सबसे पहले वो हैं जो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। तो अगर हमें याद हो कि हमने देखा था कि एक माइनर या अनसाउंड पर्सन अगर अपनी सप्लाई ऑफ नेसेसरीज किसी से अवेल कर लेता है, यानी नेसेसरीज परचेज कर लेता है, तो लॉ ये कहता था कि दो ये माइनर हो या ये अनसाउंड पर्सन हो, लेकिन देने वाले के साथ लॉ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा, और लॉ ये कह रहा है कि उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उस हद तक मिलेगा जितना उसने उसके ऊपर एक्सपेंस किया है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा अगर मोहल्ले में जाके ब्रेड खरीद लेता है और फिर जाके वो ये क्लेम करता है कि आई एम अ माइनर, दुकानदार के साथ लॉ ये कह रहे हैं हम ज्यादती नहीं होने देंगे, और उस बच्चे की इस हरकत में हम उसको, अगर वो उसके लिए नेसेसिटी है तो उसको पैसे दिलवाएंगे। इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और इनकेपेबल वो होते हैं जो माइनर होते हैं, अनसाउंड माइंड होते हैं, और इज डिपेंडेंट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन, या कोई उसका डिपेंडेंट है जो सप्लाई किया गया है किसी और पर्सन के थ्रू नेसेसरीज suited to his condition in life, the person supplying such necessaries is entitled to be reimbursed his price from the property of such incompetent person। ये हम चैप्टर 4 किताब के चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, और हमारी वीडियो लेक्चर्स के अंदर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं कि अगर कोई अनसाउंड माइंड या माइनर अपने लिए नेसेसरी सप्लाईज की अवेलमेंट करता है और इस
प्रोविजन पे अपना आपको बचाता है कि मैं उस वक्त अनसाउंड माइंड था या ये माइनर था, तो लॉ ये कहता है कि नहीं, जो बंदा उसको दे रहा है वो इंटाइटल्ड होगा कि उसको वो पैसे मिले जाए, मगर कहाँ से? फ्रॉम द प्रॉपर्टी से। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पल नीचे दी गई है। ए सप्लाइज बी अ लुनेटिक। बी नशे में था, पागल था, और ए ने उसको कुछ सप्लाई किया विद नेसेसरी सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, तो ए इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स टू बी रीइंबर्स फ्रॉम बीस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हैं, ये नई चीज है, इसको गौर से देखिएगा। अच्छा जी, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन ये होता है कि आप किसी के बिहाफ पे एक शख्स पेमेंट कर दें, किसी के बिहाफ पे पेमेंट कर दें, और वो बाय लॉ करना ज़रूरी भी हो, और इस केस में अगर वो बाय लॉ करना ज़रूरी भी हो और किसी के बिहाफ पे कर दे, तो हम इस केस में ऐसा कहेंगे कि उस शख्स ने जिसने पेमेंट की है और जिसके लिए की है, यानी जिसके लिए की है, वो उस शख्स को पैसे देगा जिससे पेमेंट की है। सिर्फ क्या मतलब? मिसाल के तौर पे आपने किसी की गाड़ी ली और उस पर मोटर व्हीकल का टैक्स बनता था और उसने पे नहीं किया था, और पुलिस वाले ने पकड़ लिया आपको, तो पुलिस वाले ने कहा टैक्स क्यों नहीं पे हुआ, हम ये गाड़ी जब्त कर लेंगे। तो इस केस में आपने कहा कि चलो मैं पे कर देता हूँ। अब आपने, लेट से आप हैं अब्दुल्ला और जिसकी गाड़ी है वो है अब्दुल अजीज, तो अब्दुल अजीज को ये पेमेंट करनी चाहिए थी बाय लॉ, क्योंकि गाड़ी अब्दुल अजीज की है। लेकिन अब्दुल्ला ने इसलिए पेमेंट कर दी कि अब्दुल अजीज फंसे ना, उसकी गाड़ी जब्त ना हो जाए, और वो पेमेंट बाय लॉ अब्दुल अजीज ने करनी ही थी। अब अब्दुल्ला अब्दुल अजीज से ये पैसे ले सकता है और अब्दुल अजीज इसको मना नहीं कर सकता। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ द मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, यानी अब्दुल अजीज बाउंड बाय लॉ था कि वो पे करेगा, एंड हु देयरफॉर पेज इट, किसने पे कर दी? अब्दुल्ला ने। तो इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर, यानी इज इंटाइटल्ड हो गया, अब्दुल्ला इंटाइटल्ड हो गया कि उसको रीइंबर्समेंट दे अब्दुल अजीज। उसके लिए तीन एलिमेंट्स है। द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट, कि उसकी गाड़ी ना जब्त हो जाए, और उसने कोई वॉलंटरली पेमेंट नहीं की, बल्कि वो उसको वाज बाउंड बाय लॉ टू पे, अब्दुल अजीज वाज बाउंड बाय लॉ टू पे, जो अब्दुल्ला ने उसके बिहाफ पे पेमेंट करके उसको बचाया है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एरिया कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट का। बड़ा ही सिंपल सा एरिया है, आसान है। तीसरा है पर्सन enjoying the benefits of non-gratuitous acts। सर ये क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने कोई किसी से कोई सर्विसेज ले ली और आप ये समझ रहे हैं कि वो ग्रेचुइटस एक्ट है, लेकिन वो नॉर्मल सिचुएशंस में, ट्रेड आइटम्स में, कमर्शियल आइटम्स में ग्रेचुइटस एक्ट नहीं होता। या मिसाल के तौर पे आप इसको ऐसे समझें कि आप कुछ दोस्त मिलके कहीं कुछ खाने के लिए गए, आप समझे कि ये ऐसे ही कोई न्याज बट रही है, कोई सैलानी का खाना है, और आपको पता नहीं था, कोई बोर्ड शोर्ड नहीं लगा हुआ था, और आप खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जब उसने आपसे पैसे मांगे, आपने उससे कहा यार पैसे कौन सा, तो समझे कि आप क्या कहते हैं, मतलब ऐसे ही अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ग्रेचुइटस एक्ट नहीं है भाई, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट है, हमारा तो काम ही ये बेचना है, बस बोर्ड शोर्ड नहीं लगा हुआ। Where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, यानी एक शख्स ने आपको खाना दिया, not intending to do so graciously, और उसकी नीयत ये नहीं थी कि वो सवाब की नीयत से ऐसा गिफ्ट आपको दे रहा है, and such person enjoys the benefit thereof, और आपने उसको खा भी लिया। The latter is bound to make compensation to the former in respect of to restore it, या तो अगर खाना है और सही सलामत हालत में तो आप उसको वापस कर दें। जिस तरह कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी खाने की जगह पे जाते हैं तो पानी हमारे आगे रखा जाता है, कोई स्टार्टिंग में कोई चीज रखी जाती है, तो हम कहते हैं भाई इसके पैसे हैं, वो कहता है हाँ, हम कहते हैं भाई ये वापस रख लो। तो या तो उसको रिस्टोर कर दिया जाए या फिर आप उसको कंपनसेट करेंगे। Following conditions must be satisfied. The thing must have been done lawfully. The person doing the act should not have intended to do so gratuitously. जो दे रहा हो उसकी नीयत gratuitously देने की ना हो बल्कि non gratuitously हो। The person to whom the act is done must have enjoyed the benefit of the other। या तो आपने पानी पी के सांस बुझा ली हो तो फिर आप उसको कंपनसेट करेंगे। सर चौथा है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स ये होता है कि अगर आपको किसी की कोई चीज़ मिल जाए, लेट से आपको किसी का एनआईसी मिल जाए, आपको किसी का बटवा मिल जाए, यानी आप किसी की चीज़ आपको मिले और आपका बाय लॉ ये कहता है कि आपने उस शख्स को ढूंढना है, रीजनेबल मेहनत करनी है ढूंढने के लिए, और आप उसको उसकी चीज़ पहुंचा दें। और साथ में लॉ ये भी कहता है कि जब आप उसको पहुंचाने जाएं और आप उसको जो ढूंढने के लिए रीजनेबल एफर्ट्स करेंगे, वो पैसे भी आपको वो शख्स देगा, अदरवाइज आप उसको वो चीज़ नहीं दें, क्योंकि आपका राइट बनता है कि उस द गिवन केस आपको
वो जो आपने एफर्ट करी है, जो खर्चा हुआ आपको पैसा मिले। अ पर्सन हू फाइंड द गुड्स बिलॉन्गिंग टू अनदर, आपको किसी का छीना ऐसे मिल गया, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पांसिबिलिटी एज अ बेली। बेली आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा, हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। बस आप यहाँ इतना समझ लें कि आपने अगर किसी को अपनी कोई चीज़ दी, जैसे आपने दर्जी को कपड़े दिए सीने के लिए, तो उसकी उतना ही जिम्मेदारी है कि उस कपड़े को सीने के लिए इस्तेमाल करे, ना कि अपनी दुकान को साफ करने के लिए करे। यानी उसकी केयर टेकर बने, उसको उसका ख्याल रखें। तो आपने यहाँ पे ऐसा ही करना है जैसे आप बेली हैं, यानी उसका आपने किसी आपको एनआईसी मिली, आप उसका ख्याल रखें, उसमें पानी ना लगे, वो खराब ना हो। ही इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, यानी आम आदमी अपनी चीजों को संभालने के लिए करता है, वो उतना ही उसका ख्याल रखे। ही मस्ट टेक आल्सो टेक रीजनेबल स्टेप्स टू ट्रेस द ऑनर, वो उसको ढूंढने के लिए मेहनत करे। और अगर वो नहीं करेगा तो हम ये कहेंगे कि वो रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी है, गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी लॉ ये कह रहा है कि अगर आपको किसी की चीज मिलती है तो यू आर बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स कि आप उस बंदे को ढूंढें और उसकी उस चीज को उस तक पहुंचाएं। और इस चैप्टर 15 में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया गया। आज हम इससे डिस्कस नहीं कर रहे, इसको एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। फाइंडर ऑफ गुड्स को अलग से मिड टर्म एग्जाम्स के लिए कोसाई कॉन्ट्रैक्ट का मेन आपको आइडिया होना चाहिए और ये पता होना चाहिए इसमें 5 चीजें कौन सी है। दैट्स इट। इसके बाद जो लास्ट इसके अंदर कोसाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज है वो अब हम देखने जा रहे हैं। पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखना है कि अगर आपने किसी को अंडर द क्वेश्चन कोई चीज दे दी है, पेमेंट कर दी है, या कोई चीज जबरदस्ती आपने उसको डिलीवर कर दी है और उस वक्त आप उस पोजीशन में नहीं थे कि आपने आपको बचा सकें, बाद में आप ये कह रहे हैं कि आप ये प्रूफ करें कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो लॉ ये कहता है कि आपको वो चीज या तो वापस की जाए या आपको रीपेमेंट की जाए, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, जबरदस्ती हुआ था, तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट बीच में आ गया और आपको लॉ बचा रहा है। तो यहाँ तक हमारा कोसाई कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है क्लास। अब हम देख रहे हैं पास्ट पेपर्स पार्टनरशिप एक्ट के, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए जो रेलिवेंट है आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए।